हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप क्लास 10th के बच्चों के लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से वीडियो नंबर 3। इसके पहले के वीडियोज में आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने देखा है चेंजेज के बारे में, चेंजेज के टाइप्स के बारे में और उसके बीच में जो डिफरेंस होता है ना उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। सेकेंड वीडियो जो आप लोगों को मिला था उस वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में और केमिकल रिएक्शंस को कैसे हम लोग पहचान सकते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है उसके बारे में। आप लोगों से मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, यानी कि केमिकल रिएक्शंस के प्रकार क्या होते हैं, कितने तरह से वो एग्जिस्ट कर सकता है। बट मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को कुछ मैं नया चीज़ पढ़ा देता हूँ। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने को मिलेगा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कुछ फैक्टर्स के बारे में जो केमिकल रिएक्शंस को होने देने में हेल्पफुल होते हैं। देखिए, आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि आखिर केमिकल रिएक्शंस एग्जिस्ट क्यों करता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मतलब कि उसको होने देने में मदद करते हैं, इनको फेवर करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का यह वीडियो तैयार किया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं सीधे टॉपिक की। तो आज का टॉपिक है द कंडीशंस विच आर फेवरेबल फॉर केमिकल रिएक्शंस, यानी वह कंडीशन जो केमिकल रिएक्शन को फेवर करता है, जो केमिकल रिएक्शन को सूट करता है, जो केमिकल रिएक्शंस को होने देने में हेल्प करता है। यानी कि इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं उन फैक्टर्स के बारे में, उन कंडीशंस के बारे में जो केमिकल रिएक्शंस को होने में मदद करते हैं। मतलब साफ है कि अगर कहीं भी कोई केमिकल रिएक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो इस बात की संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि इनमें से कोई फैक्टर वहाँ हेल्पफुल होगा या इनमें से कोई कंडीशन वहाँ पर इसके लिए फेवरेबल होगा, उस केमिकल रिएक्शन के लिए फेवरेबल होगा। तब यहाँ पर सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जो केमिकल रिएक्शन को होने देने में हेल्प करते हैं, कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जो केमिकल रिएक्शन के लिए फेवरेबल होते हैं। तो बात करते हैं उसकी हम लोग। देयर आर 4 कंडीशंस, आपको यहाँ पर दिया गया है कि 4 ऐसे कंडीशंस हैं, ठीक है। 4 ऐसे कंडीशंस हैं जो केमिकल रिएक्शंस को होने देने में हेल्प करने वाले होते हैं, उसको मदद करने वाले होते हैं, उसके लिए फेवरेबल होते हैं। There are 4 conditions which are favorable for chemical reactions. 4 कंडीशंस हैं जो केमिकल रिएक्शंस को होने देने में मदद करते हैं, उसको फेवर करते हैं, ठीक है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये चारों कंडीशंस हैं कौन। तब आपको यहाँ पर दिया गया है कि दे आर फॉलोइंग, ये निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है कॉन्टेक्ट बिटवीन रिएक्टेंट्स, यानी कि जो रिएक्टेंट है उनके बीच में संपर्क, उनके बीच में कॉन्टैक्ट। यानी कि अगर कहीं भी केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा तो उसको फेवर करने वाला सबसे पहला अगर कोई फैक्टर होता है तब वह फैक्टर होता है कि जो केमिकल रिएक्शन के लिए जिम्मेदार वहां पर या केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएक्टेंट्स होंगे उनके बीच में कॉन्टैक्ट होना चाहिए, उनके बीच में संपर्क होना चाहिए। दूसरा है सप्लाई ऑफ एनर्जी, यानी कि कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनको होने देने में एनर्जी का बहुत ही बड़ा रोल होता है। यानी कि वह केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट कर सके इसके पीछे एनर्जी का बहुत ही बड़ा रोल होता है। एनर्जी का सप्लाई जो है उस रिएक्शन के लिए चाहिए, अगर एनर्जी बाहर से नहीं मिलेगा तब रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तीसरा क्या है, तीसरा है एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जहां पर प्रेशर का बहुत ही बड़ा रोल होता है। यानी कि अगर प्रेशर को हम इंक्रीज कर दें तब केमिकल रिएक्शन जो होता है ना उसका रेट भी इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि अभी फेवर कर रहा है केमिकल रिएक्शंस को। इसके बाद सबसे लास्ट है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो होता है इसको हम लोग उत्प्रेरक बोलते हैं हिंदी में। इसका भी बहुत ही अहम रोल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है केमिकल रिएक्शंस में। अगर कहीं केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब यह निकलता है कि कैटलिस्ट जो है शायद वहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हो उस रिएक्शन के लिए, यानी कि हेल्पफुल होता है फैक्टर, ठीक है ना। यहाँ पर फेवरेबल होता है कंडीशन, कैटलिस्ट जो है सो यानी कि हेल्प करता है, केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानते हैं एक एक करके, यानी कि जो भी फेवरेबल कंडीशंस हैं या जिसे मैं बोल रहा हूँ कि फैक्टर के रूप में है जो हेल्पफुल है। अब हम इनके बारे में डिटेल में जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला जो था यहाँ पर कंडीशन वो क्या था, वह था कॉन्टैक्ट, संपर्क। देखिए, हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो होते हैं ना ये मैक्सिमम होते हैं लिक्विड स्टेट में, यानी कि यहाँ पर रिएक्टेंट्स जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होगा और दोनों आपस में रिएक्शन करेगा। कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जहाँ पर एक लिक्विड स्टेट में होता है और दूसरा सॉलिड स्टेट में होता है और वहाँ पर दोनों के बीच में रिएक्शन होता है।
तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कॉन्टेक्ट का मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझ लीजिए, फिर हम आते हैं रिएक्टेंट्स के नेचर के ऊपर और कैसे हम कॉन्टेक्ट को इंक्रीज कर सकते हैं रिएक्शंस के रेट को बढ़ाने के लिए, फिर हम उसके ऊपर आएंगे। इफ द रिएक्टेंट्स आर टेक अपार्ट देन नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। अगर हम लोग रिएक्टेंट्स को एक दूसरे से अलग रखेंगे तो इस बात की संभावना न के बराबर है कि रिएक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपको दिया गया है एक सब्सटेंस ए और दूसरा बी और दोनों को अलग अलग रखा गया है। अब इस सिचुएशन में इनके बीच में रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर जो हम रिएक्टेंट ले रहे हैं ए और बी जो आपस में रिएक्शन करने वाला है ना, इसको एक दूसरे के साथ संपर्क में आना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहला तो कंडीशन ये हो गया कि आपको यहाँ पर क्या चाहिए, आपको चाहिए कि जो रिएक्शन जो होने वाला है ना उसमें आप पहले तलाशिए कि रिएक्टेंट के बीच में कॉन्टेक्ट है कि नहीं है। आप देखिएगा कि कॉन्टेक्ट बिल्कुल है, कॉन्टेक्ट बिल्कुल वहाँ पर हो रहा है, यानी कि कॉन्टेक्ट यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर क्या हो गया, फेवरेबल कंडीशन हो गया। ठीक है ना, यानी कि क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शंस को होने देने में हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। अब इसको थोड़ा और डिटेल करते हैं कॉन्टेक्ट को। दिया हुआ है फॉर देम टू रिएक्ट, उनके रिएक्ट करने के लिए, यानी कि जो रिएक्टेंट्स है ना उनके रिएक्ट करने के लिए दे शुड बी इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, उनका एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में आना जरूरी है, उनका एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आना जरूरी है। तीसरा पॉइंट दिया हुआ आपको यहाँ पर है, नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आपको दिया हुआ है, वी कैन इंक्रीज, हम इंक्रीज कर सकते हैं, वी कैन इंक्रीज द कांटेक्ट बिटवीन रिएक्टेंट्स बाय टू वेज। अब देखिए अगर रिएक्टेंट्स के रूप में अगर दो अलग अलग थे केमिकल सब्सटेंसेज, उनके बीच में अगर रिएक्शन का रेट अगर बहुत ही स्लो है, रिएक्शन हो रहा है लेकिन बहुत ही स्लोली हो रहा है, तब उस रेट को हम बढ़ा सकते हैं दो तरीके से। ठीक है, बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, बढ़ाने के लिए आपको यह करना होगा ना कि आपको रिएक्टेंट्स जो है ना उनके साथ में आपको कुछ करना है। क्या करना है रिएक्टेंट्स के साथ, अब देखिए क्या करना है। पहला, बाय पाउडरिंग द रिएक्टेंट और रिएक्टेंट, आपको क्या करना है, जो रिएक्टेंट आप ले रहे हैं ना उसको आपको पाउडर बना देना है, यानी कि उसको आपको क्या करना है, बिल्कुल छोटा छोटा आपको उसको पार्टिकल या पीसेज में उसको आपको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, या स्मॉल पीसेज में उसको आपको कन्वर्ट कर देना है। और दूसरा क्या है, बाय यूजिंग रिएक्टेंट्स इन सॉल्यूशन स्टेट, दूसरा है कि जो रिएक्शन करने वाला है ना उसको आप सॉल्यूशन स्टेट में यूज कीजिए, उसे आप सॉल्यूशन स्टेट में यूज कीजिए, इससे भी रिएक्शन का रेट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए वापस हम आते हैं पहले वाले के ऊपर, बाय पाउडरिंग वी कैन इंक्रीज द इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स, पाउडरिंग करके हम सरफेस एरिया जो है ना इफेक्टिव जो होता है रिएक्शन के लिए उसको हम बढ़ा सकते हैं। एंड हेंस द एक्सटेंट ऑफ कॉन्टेक्ट इंक्रीजेज, इस प्रकार से क्या होता है, कॉन्टेक्ट जो होता है वो भी इंक्रीज कर जाता है, कॉन्टेक्ट बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि हम पाउडर बना करके किसी एक रिएक्टेंट को दूसरे रिएक्टेंट के साथ उसके मतलब कि केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल इन फर्स्ट केस वी टेक सम लार्ज मार्बल चिप्स इन HCl, मार्बल चिप्स आपको दिया जा रहा है। मार्बल चिप्स जो है ना इसमें कंटेंट है CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो है बड़ा बड़ा पीस है, मान लेते हैं कि इतना बड़ा इसका कोई पीस है। ठीक है, आप इसको ले रहे हैं किसमें, एक बीकर में ले लीजिए जिसमें पहले से क्या भरा हुआ है, जिसमें पहले से लिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब वहां पर दोनों के बीच में रिएक्शन जब होगा तब क्या क्या वहां पर ऑब्जर्व हो सकता है, इसको हम लोग अलग अलग केस में समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला केस में आपको क्या दिया हुआ था, सबसे पहला केस में आपको दिया हुआ था कि हम बड़ा बड़ा जो है मार्बल चिप जो है उसको हम HCl में ले रहे हैं, यानी कि एक बीकर है उसमें HCl लिया गया है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि मार्बल चिप्स जो है ना इसके बड़े बड़े पीसेज जो है लिए गए हैं, बड़ा पीस। सेकंड केस क्या है, टू वी टेक स्मॉलर मार्बल चिप्स इन HCl, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि छोटा छोटा जो है इस तरह का जो है मार्बल चिप्स जो है इसको हम ले रहे हैं, किसमें ले रहे हैं, एक दूसरे बीकर में ले रहे हैं जिसमें क्या भरा हुआ है, HCl ही भरा हुआ है। ठीक है, एक दूसरा बीकर है उसमें भी HCl भरा हुआ है, उसमें हम क्या ले रहे हैं, मार्बल चिप्स ही ले रहे हैं, यानी कि हम ले रहे हैं वो पदार्थ जिसमें क्या शामिल है, कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन उसका पीस क्या है, छोटा छोटा है, स्मॉल है। ठीक है ना, तो डिफरेंस क्या देख रहे हैं, एक जगह पर बड़ा है एक जगह पर छोटा छोटा है। अब क्या होगा, ठीक है ना, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे इन बोथ केसेस, दोनों केस में वी फाइंड डेट, हम यह पाते हैं कि इन सेकेंड केस यानी कि जिसमें हमने छोटा छोटा यूज किया था, यहाँ पर मार्बल चिप्स के पीसेज को, स्मॉल पीसेज को हमने यूज किया था। In second case, when the marble chips are broken into smaller particles and take in HCl, the surface area increases। बिल्कुल साफ जाहिर है कि जब यहाँ पर छोटा छोटा पीस में हम तोड़ करके ले लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को, किसमें, HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इफेक्टिव सरफेस एरिया बढ़ जाएगा इस सिचुएशन में।
इससे ज़्यादा सरफेस एरिया यहाँ पर होगा और नतीजा क्या निकलेगा, रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज कर जाएगा, रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। तब क्या होता है यहाँ पर, देन द कोलिजन विथ मार्बल चिप्स एंड HCl इंक्रीजेज। जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ता है तब क्या होता है, टक्कर जो है मार्बल चिप्स का और इसका जो है HCl का जो है ये बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और रेट जो होता है रिएक्शन का वो भी इंक्रीज कर जाता है। यानी किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। ये तो पहला हो गया आपका यहाँ पर कि पाउडरिंग करके हम रिएक्टेंट को जो है केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर देख लिया एग्जाम्पल इसके लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मार्बल चिप्स वाला रिएक्शन का रेट कैसे यहाँ पर प्रभावित होगा पाउडर करने से, या बड़े बड़े पीसेज को यूज करने में क्या दिक्कत है। अब हम यहाँ पर देखते हैं सेकंड जो है, बाय यूजिंग रिएक्टेंट्स इन सॉल्यूशन स्टेट। कुछ ऐसे भी रिएक्टेंट्स होते हैं जिनको अगर हम पाउडर स्टेट में अगर एक दूसरे के साथ मिक्स कर दें तब उनके बीच में रिएक्शन नहीं होगा, हमें उनको सॉल्यूशन स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ता है और एक्वस सॉल्यूशन बनाना पड़ता है जो जलीय विलयन होता है, यानी पानी में। तब इस केस में हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि व्हेन रिएक्टेंट्स आर टेकन इन सॉल्यूशन स्टेट, जब रिएक्टेंट्स को लिया जाता है सॉल्यूशन स्टेट में, अब क्लोजर कांटेक्ट इज अचीव्ड मोर क्विकली। तब यहाँ पर क्या देखते हैं कि वो जो दोनों जो होते हैं रिएक्टेंट उनके बीच में क्लोजर कांटेक्ट जो है बहुत ही तेजी के साथ अचीव होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये कांटेक्ट किसके बीच में अचीव होता है, दोनों रिएक्टेंट के पार्टिकल्स के बीच में। यानी कि जब दो रिएक्टेंट को हम यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं किसमें, सॉल्यूशन स्टेट में, उसको जब हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं और जब उनको एक साथ लेते हैं तब दोनों के पार्टिकल्स जो होते हैं ना उनके बीच में हम क्या देखते हैं कि क्लोजर कांटेक्ट जो है ना ये तेजी के साथ अचीव होता है, प्राप्त होता है, और इसका नतीजा ये निकलता है कि वहाँ पर फिर से सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है और रिएक्शन बहुत ही तेजी के साथ होना शुरू होता है। यानी कि पहले रिएक्शन का संभावना शायद न के बराबर हो, लेकिन अब रिएक्शन तेजी से होगा। एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि अगर हम बेरियम क्लोराइड लेते हैं BaCl2 और साथ में अगर हम लेते हैं यहाँ पर सोडियम सल्फेट Na2SO4, अगर उसको हम एक्वा सोल्यूशन बनाकर आपस में रिएक्ट करते हैं, उसमें अगर हम वाटर ऐड कर देते हैं और हम लोग यहाँ पर रिएक्ट करवाते हैं, तब क्या देखते हैं, तब यहाँ पर क्या बनता है, तब यहाँ पर बनता है सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। और यह कब बना, जब दोनों को हम सॉल्यूशन स्टेट में ले रहे हैं, यानी रिएक्शन का रेट क्या हुआ, इंक्रीज कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पर सबसे पहला जो था फेवरेबल कंडीशन कांटेक्ट बिटवीन रिएक्टेंट्स, उससे हम दिखा सकते हैं कि हाँ अगर हम कांटेक्ट को बढ़ा दें रिएक्टेंट्स के बीच का तब रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज कर जाएगा। तो ये आपका था पहला जो फेवरेबल कंडीशन होता है। अब हम दूसरे कंडीशन की बात कर लेते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर है सप्लाई ऑफ एनर्जी। कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जहाँ पर फेवरेबल कंडीशन होता है एनर्जी, यानी कि वहाँ पर रिएक्शन को होने देने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर एनर्जी ना मिलेगा तब रिएक्शन न भी हो वहाँ पर। ठीक है ना, यानी कि हो सकता है कि अगर आप एनर्जी ना देना तब रिएक्शन भी वहाँ पर ना हो, इस बात की पूरी संभावना है। यानी कि आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। सप्लाई ऑफ एनर्जी में लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस नीड सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द रिएक्टेंट्स। ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस है, वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एनर्जी का सप्लाई जो होता है वो चाहिए होता है किनको, रिएक्टेंट्स को, ताकि वो रिएक्शन कर सकें। द रिक्वायर्ड एनर्जी कैन बी सप्लाइड बाय फॉलोइंग सोर्सेज। जो जरूरी एनर्जी जो होता है ना उसको हम निम्नलिखित सोर्स के द्वारा प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखिए एनर्जी की जरूरत है तो एनर्जी के तो बहुत सारे फॉर्म्स हैं। तो हो सकता है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस जो है ना वो तब हो जब उनको हीट एनर्जी मिले, कुछ सूट करता हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, कुछ सूट करता हो लाइट एनर्जी को, यानी उसी के प्रेजेंस में हो। यहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं, तो इसके हिसाब से हम लोग उसको सोर्सेज के रूप में समझेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या है, बाय हीट एनर्जी। हीट एनर्जी जो होता है उसको सप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर ब्राउट अबाउट बाय हीटिंग द रिएक्टेंट और रिएक्टेंट। ज्यादातर जो होते हैं यहाँ पर रिएक्शंस उसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, कैसे यहाँ पर हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं, तो उसको कर सकते हैं हम लोग उसमें इंट्रोड्यूस करके हीट। ठीक है ना, यानी ज्यादातर रिएक्शंस जो होते हैं वो यहाँ पर हीट करके, यानी कि रिएक्टेंट को गर्म करके या रिएक्टेंट्स को गर्म करके हम देखते हैं कि पूरा होता है। ठीक है ना, यानी कि अगर रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स को अगर हम गर्म करेंगे, अगर हम हीट करेंगे तब वहाँ पर केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे ना तभी वो डिकम्पोज होगा, टूटेगा। किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी कि इससे साफ जाहिर होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट एक रिएक्टेंट के रूप में है और इसमें केमिकल रिएक्शन कब हुआ, जब इसमें हीट एनर्जी इसको मिला। यानी कि यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन क्या हुआ, सप्लाई ऑफ एनर्जी कहाँ से मिला, फ्रॉम द हीट एनर्जी। हीट एनर्जी यहाँ पर सोर्स के रूप में हुआ, वहां से उसे मिला, तब कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ। और यहाँ पर बहुत टेम्परेचर चाहिए होता है तोड़ने के लिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे तो टूट जाएगा,
कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा, और इसी को हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एक एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। अगर बात करते हैं कि इसको कितना हीट देना पड़ेगा, तो लगभग इसको जो है 900 डिग्री जो होता है सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको गर्म करना पड़ता है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा, बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है इसका सप्लाई भी अगर हम करें तब देखते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शंस इसकी मदद से एग्जिस्ट करते हैं, जैसे स्पेशल इलेक्ट्रोलाइसिस वाला, यानी कि अगर हम किसी प्रकार के जो कंपाउंड है, खास करके वो कंपाउंड जो आयनिक है, उसके सॉल्यूशन स्टेट से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करें तब क्या देखते हैं कि वो डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई की वजह से क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जो सपोर्ट करने वाला हो गया फैक्टर यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, या मान लेते हैं कॉपर सल्फेट हम लेते हैं, उसका एक्वस सोल्यूशन है, अगर उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो क्या होगा, कॉपर अलग सल्फेट अलग, ठीक है ना। इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा। तीसरा है बाय लाइट एनर्जी। लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, यानी कि लाइट जो है ना ये भी यहाँ पर कह सकते हैं फेवरेबल कंडीशन है जो केमिकल रिएक्शंस को होने देने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रखा है, आप जानते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है ना तो वहाँ पर लाइट का प्रेजेंस होना जरूरी है, क्योंकि वहीं से एनर्जी जो है अब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। तब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अगर हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, अगर वो लाइट के प्रेजेंस में अगर क्लोरोफिल के बारे में तो आप जानते ही है, जो पेड़ पौधे के हरी पत्तियों में पाया जाता है, अगर वहाँ पर अगर ये कंबाइन होता है, अगर वहाँ पर अपना लाइट एनर्जी जो है रोल प्ले करता है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है, नतीजा निकलता है कि वहाँ पर क्या बनता है, फूड मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। किस रूप में, C6H12O6 के रूप में, और प्लस क्या लिबरेट होता है, ऑक्सीजन गैस वहाँ पर। तो यदि केमिकल रिएक्शन ही हुआ जो किसकी मदद से हो रहा है, लाइट एनर्जी की मदद से हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलता है तीसरा नंबर जो आपका है फेवरेबल कंडीशन या एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर यानी कि प्रेशर को अप्लाई करके भी हम रिएक्शन को एग्जिस्ट करवा सकते हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकते हैं। ये कैसे होगा, व्हेन रिएक्टेंट्स आर सब्जेक्टेड टू प्रेशर द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट, इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑल्सो रिजल्ट्स द मोर नंबर ऑफ कोलिजन अमंग पार्टिकल्स। अगर कहीं पर रिएक्टेंट के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, जो लग रहा है, अगर उस प्रेशर को अगर हम और इंक्रीज करते चले जाएं, प्रेशर को बढ़ाते चले जाएं, तब इसका नतीजा यह निकलता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में प्रेशर बढ़ने की वजह से कोलिजन बढ़ जाता है, टक्कर बढ़ जाता है, यानी पार्टिकल्स के बीच में टक्कर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। इसका नतीजा क्या निकलता है, रिजल्टिंग द मोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। नतीजा यह निकलता है कि यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। प्रोडक्ट ज़्यादा कब बनेगा, जब केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, जब केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रेशर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसका एक एग्जांपल भी आप देख सकते हैं ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये आपस में रिएक्ट करेगा, पर उसके लिए कुछ कंडीशन चाहिए होता है सब। उसमें क्या है कि हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 200 तक इसको बढ़ाना पड़ जाएगा, तब रिएक्शन होगा। और हाँ, इसमें और भी देख सकते हैं कुछ चीज़ें, जैसे अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 450 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है टेम्परेचर जो है, तो ठीक। और साथ में क्या देख रहे हैं, Fe आयरन, यानी कि ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है ना जिसको होने में मदद करने वाले जो फेवरेबल कंडीशंस होते हैं उसमें एक तो एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, एक है सप्लाई ऑफ एनर्जी, और एक क्या है, कैटलिस्ट, जो अगला आपका टॉपिक है कैटलिस्ट, ठीक है ना। ये सब मिलकर हेल्प कर रहा है, तब रिएक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अब सबसे आखिर में आते हैं, कैटलिस्ट में आते हैं। इसको हम लोग उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर होता है जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज कर देता है। अगर केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देगा तो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, अगर डिक्रीज कर देगा तो नेगेटिव कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट जो होता है इसमें हम क्या देखते हैं, इट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इट सेल्फ टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का रेट को ये चेंज कर सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। कैटलिस्ट जो होता है वो केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, लेकिन खुद सीधे पार्टिसिपेट नहीं करता। मतलब है कि इसके केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ नहीं आता रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने पर। सिर्फ क्या होता है, सिर्फ इतना होता है ना कि रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा या घटा देगा, ना तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है ना इसके कोई मास में चेंज होता है। इट इज एबल टू स्पीड अप और स्पीड डाउन द केमिकल रिएक्शन। ये क्या करने में सक्षम होता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देने में या घटा देने में। द कैटलिस्ट इटसेल्फ डजंट अंडरगो एनी चेंज केमिकली और क्वांटिटेटिवली। इसका मतलब क्या हुआ, न तो कैटलिस्ट के क्वांटिटी में
और न ही उसके केमिकल प्रॉपर्टी में किसी तरह का चेंज आता है। वह बस एक तरह से हम कह सकते हैं कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाने वाला फैक्टर कुछ नहीं एग्जिस्ट करता और ज़्यादा कुछ नहीं इससे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में पोटेशियम क्लोराइड को अगर हम हीट करना चाहें ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए, तब हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसके साथ में ले लेते हैं MnO2 और तब हीट करते हैं, तब कम टेम्परेचर पर ही ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाएगा या प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी किसने क्या किया, केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा दिया। तब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पर जो आपने अभी तक जो पढ़ा है ये 4 फेवरेबल कंडीशन के बारे में, हम कह सकते हैं कि चारों ऐसे कंडीशंस हैं जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। या हम ऐसे कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस को होने देने में मदद करते हैं, यानी कि चारों फेवरेबल कंडीशंस हैं जो केमिकल रिएक्शन को होने देने में मदद करते हैं। तो आज का टॉपिक आपका पूरा आधारित था इन्हीं के ऊपर। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि केमिकल रिएक्शन को होने देने में मदद करने वाला कौन कौन सा यहाँ पर कंडीशन होता है। नेक्स्ट आप लोगों का जो वीडियो होगा उसमें आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। आज के लिए इतना ही।